हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी नेक्स्ट क्लास लास्ट हमने पढ़ा था गाजला। और गाजला जो हमने पढ़ा था हमें पता होना चाहिए फाई ई किसके बराबर, क्लोज इंटेग्रल एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर किसके बराबर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू मतलब हमने स्मॉल चार्ज लिया, अगर टोटल चार्ज रहता तो कैपिटल क्यू अपॉन, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोज इंटेग्रल एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर किसके बराबर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गाजला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाजला, और उसकी ये जो दो एप्लीकेशन पहले करवाऊंगा, तीसरी भी आएगी। जो पहली, कई बार पेपर में स्टेट एंड एक्सप्लेन गाजला ही आ जाता है, स्टेट एंड प्रूफ। स्टेट एंड एक्सप्लेन का एक ही मतलब है, स्टेट एंड प्रूफ, ठीक है। गाजला की स्टेटमेंट बताओ और उसको प्रूव करके बताओ। जहाँ सिर्फ स्टेटमेंट पूछी होती है और साथ में एक एप्लीकेशन पूछी होती है। एक एप्लीकेशन कौन सी, तो वो अभी मैं बता रहा हूँ। आपने एक एप्लीकेशन अच्छे से पढ़नी है, दूसरी ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी। और इस क्वेश्चन में अगर आपने डायग्राम को समझ लिया तो बस बाकी क्या इंग्लिश क्या लिखना है वो तो आपको सब समझ आ जाएगा कैसे लिखना है। एप्लीकेशन ऑफ गाजला, और पहली है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी की जगह क्या आ सकता है, स्ट्रेंथ। एक ही मतलब है। अब मैं डायग्राम तो यहाँ बनी हुई, लेकिन मैं डायग्राम आपके लिए बनाऊंगा और आपने डायग्राम के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। हम एक स्ट्रेट वायर ले लेते हैं, ये इसके ऊपर चार्ज रख देते हैं ऐसे, ये चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये एक लाइन चार्ज आ गया, ठीक है। लाइन चार्ज इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ क्या, थिन चार्ज रॉड। एक रॉड बन गई विद लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लेमडा। और लेमडा किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एल। यही होता है ना, चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। इधर क्यू अपॉन एल, ये बाद में बताऊंगा। हमने एक सिलेंडर लेना है, ठीक है। ये हम एक सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है। इधर ध्यान देना, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये बन गया हमारे पास सिलेंडर। अब इधर ध्यान देना, ये जो पूरी लाइन चार्ज है, इस पूरा जो सिलेंडर हमने कंसीडर किया इसके बाहर, उसकी लेंथ कितनी है, एल, ठीक है। अब जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर ध्यान देना, हमने एक लाइन के ऊपर चार्ज लिया, ऐसे चार्ज रखा है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो ऊपर की तरफ हो सकती है, यहाँ क्या नीचे की तरफ, इधर नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इधर चार्ज कम है। मैक्सिमम चार्ज क्या है, यहाँ रखा हुआ हमने, यहाँ ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। आप डायग्राम मैं बना रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, वही सेम चीज़ आप नीचे की तरफ भी बना सकते हैं। इधर ध्यान सुनना, अगर मैं यहाँ देखूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर इसका मैं नाम रख लेता हूँ क्या, ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ से देखूँ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। ये जो स्मॉल एरिया है, ये जो स्मॉल, पूरी लेंथ एल है, लेकिन ये जो स्मॉल एरिया है इसको क्या बोलेंगे, डी एस। और ये आपका क्या है, ई वेक्टर। ये आपका क्या है, ई वेक्टर। और इधर भी क्या, स्मॉल एरिया, डी एस, क्लियर। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस पॉइंट पर। यहाँ ये एक पॉइंट है, ठीक है। ये एक पॉइंट हमारे पास पी, ये स्मॉल एरिया, इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ। ये पॉइंट है हमारे पास क्या, पी। यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऊपर की तरफ, और यहाँ से जो एरिया वेक्टर होगा डी एस, ये भी क्या ऊपर की तरफ। ये एरिया वेक्टर है, छोटा सा एरिया लिया, ये मैंने जिसको डॉटेड किया, ये तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑलरेडी क्या ऊपर की तरफ, पॉइंट पी। और इसका सिलेंडर, इसके बीच डिस्टेंस क्या है, आर, ठीक है। इसके बीच डिस्टेंस क्या है, आर। मतलब सिलेंडर का जो रेडियस है वो क्या है, आर। लेंथ कितनी है, एल, क्लियर। और इस लेंथ को, जो सिलेंडर है पूरा, जो सरफेस है एस, पूरी सरफेस एस, जिसकी पूरी लेंथ क्या है एल, उसको तीन हिस्सों में तोड़ा है। S1, ये वाला पॉइंट यहाँ नीचे, S2, और ये एंड वाला क्या, S3। अगर मैं S1 को देखूं, इधर ध्यान देना, S1 को, ये वाला S1 है, ये इसके ऊपर S1। यहाँ देखो, ये और ये, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर और डी एस वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर। जब दो वेक्टर एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर, तो मैंने आपको बताया है थीटा क्या होता है, 90 डिग्री। सेम
अगर मैं S3 को देखूं, S3 को, ये चीज़ समझ गए आप तो आपको समझ आ जाएगा। S3 देखो तो यहाँ भी E वेक्टर और DS वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। यहाँ भी थीटा क्या होगा E वेक्टर और DS वेक्टर के बीच, 90 डिग्री। और अगर मैं S2 को देखूं तो यहाँ देखो, यहाँ इस लाइन के ऊपर ही क्या है DS वेक्टर और उसी लाइन के ऊपर ही क्या आपका E वेक्टर। इसका मतलब E वेक्टर और DS वेक्टर क्या है, सेम लाइन के ऊपर। इस केस में जो थीटा होगा वो आपका क्या होगा, 0। इसका मतलब S1 के केस में थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। S3 के केस में थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। और S2 के केस में थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि S1 के केस में दोनों E वेक्टर और DS वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। S3 के केस में भी E वेक्टर और DS वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। और S2 के केस में E वेक्टर और DS वेक्टर एक लाइन के ऊपर है। और मैंने आपको बताया कि अगर दो वेक्टर एक लाइन के ऊपर हो तो थीटा क्या हो, 0। क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो थीटा क्या होता है, 180 डिग्री। क्लियर। इधर मैं बता रहा हूँ फिर से, इधर ध्यान देना फिर से। क्लियर। हमने एक लाइन चार्ज लिया। अ लाइन चार्ज इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ए थिन चार्ज रॉड विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। और लैम्डा किसके बराबर होता है, Q अपॉन L। ठीक है, कहीं आगे भी आएगा, अगर हमें जरूरत पड़ेगी Q अपॉन L कहीं लिखा होगा तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, लैम्डा। क्लियर। हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पर, P पर। किस पॉइंट पर, P पर, एट ए डिस्टेंस क्या, R फ्रॉम द रॉड। कंसीडर करेंगे एक सिलेंडर जिसकी लेंथ क्या है, L, जिसकी लेंथ क्या है, L, और रेडियस उसका क्या है, R। रेडियस उसका क्या है, R। क्लियर। इधर a line charge is always in the form of a thin charge rod with linear charge density lambda, where lambda किसके बराबर, Q upon L. Let us calculate electric field intensity at point P at a distance R from the rod. Consider a cylinder of length L and radius R. डायग्राम ये बनी हुई है। अब हमें ये एप्लीकेशन है किसकी, गाज लॉ की। ठीक है, एप्लीकेशन है किसकी, गाज लॉ की। इधर ध्यान देना है, हम पढ़ के आए हैं। मैं आपके लिखूंगा नहीं, जहाँ लिखने की जरूरत पड़ेगी मैं लिख लूँगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मैंने बहुत खुला खुला लिखा हुआ और आपको समझ आएगी अच्छे से। इधर ये S1, ये S2 और ये क्या, S3। अभी बता दिया S1 में E वेक्टर और DS वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, S3 में E वेक्टर और DS वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, S2 में E वेक्टर और DS वेक्टर एक लाइन पर हैं और उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम। S1 में थीटा होगा 90 डिग्री, S3 में थीटा होगा 90 डिग्री और S2 में थीटा होगा 0 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम गाजला, और गाजला हम पढ़ के आए हैं, क्लोज इंटीग्रल S E वेक्टर डॉट DS Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो S है ये पूरा सिलेंडर है, S पूरा सिलेंडर है, पूरा सिलेंडर। अब उस सिलेंडर को S को हम 3 हिस्सों में स्प्लिट कर रहे हैं, किस किस में, S1 में, S2 में और क्या, S3 में। स्प्लिट S into 3 कंपोनेंट्स। तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ गोला है, यहाँ गोला है, लेकिन जैसे हम स्प्लिट करेंगे तो गोला क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो क्या आया, लाइन इंटीग्रल S1 इंटीग्रेशन S1 E वेक्टर डॉट DS वेक्टर प्लस S2 इंटीग्रेशन S2 E वेक्टर डॉट DS प्लस इंटीग्रेशन S3 E वेक्टर डॉट DS किसके बराबर, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इन तीनों का सम करके किसके बराबर होगा, इसके बराबर। क्लियर। अब हम यहाँ से डॉट हटाएंगे, डॉट हटाने पर क्या आता है भाई, आपको पता है कॉस थीटा। तो क्या आ गया, इंटीग्रेशन S1 EDS और डॉट हटाया तो क्या आ गया, कॉस थीटा। आपको पता है जैसे डॉट हटाएंगे वेक्टर हट जाएंगे। दूसरे में प्लस इंटीग्रेशन S2 EDS कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन S3 EDS कॉस थीटा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको मैंने बताया S1 के केस में थीटा क्या है, 90 डिग्री, S3 के केस में थीटा क्या है, 90 डिग्री, और S2 के केस में क्या है, थीटा 0 डिग्री। तो इधर ध्यान दें, हमें पता है तो क्या आ जाएगा, S1 EDS cos 90 डिग्री, इंटीग्रेशन S2 EDS cos 0 डिग्री, इंटीग्रेशन S3 EDS cos 90 डिग्री Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं आपको पढ़ा के आया हूँ cos 90 डिग्री किसके बराबर, 0 के, और cos 0 डिग्री 1 के। इसका मतलब ये टर्म किसके बराबर हो जाएगी, 0 के, और ये टर्म भी किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। क्या आएगा, 0 प्लस इंटीग्रेशन S2 EDS और cos 0 डिग्री 1 प्लस 0 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन S2 EDS Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर
इंटीग्रेशन एस टू डी एस किसके बराबर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इधर ध्यान दे, यहाँ हमारे पास क्या था, क्या था भाई, सिलेंडर था जिसकी लेंथ क्या थी एल और रेडियस क्या था, ये रेडियस क्या था आर, ठीक है। अब यहाँ देखो इंटीग्रेशन क्या आई, एस टू डी एस, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 पाई आर एल, और 2 पाई आर एल क्या होता है मेरे बेटा, क्या होता है, 2 पाई आर एल इज अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कहने मतलब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एल। तो क्या गया, ई इंटू 2 पाई आर एल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यों आया, क्योंकि अगर मैं इसको करूँ, देखो इधर देखो फिर से देखो, एस टू डी एस, ये और ये कैंसिल, क्या बचा एस, और एस पूरा सरफेस है किसका, आपका सिलेंडर का, और एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एल। तो मैं इसकी जगह, इस पूरे की जगह बिना काटे में लिख सकता हूँ क्या, एस, और एस की जगह क्या 2 पाई आर एल, वेयर 2 पाई आर एल इज ए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये सारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ क्यू के डिवाइड में, ठीक है। तो क्या जाएगा एप्सिल ई किसके बराबर, Q अपॉन 2 पाई आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ये Q और डिवाइड में क्या L, आप पढ़ के आए हैं Q अपॉन L किसके बराबर, लेमडा के, बट Q अपॉन L किसके बराबर, लेमडा। तो क्या आ जाएगा E ऊपर आ जाएगा लेमडा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और जो E है आपका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा क्या, रेडियस सिलेंडर का, या आप डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो रेडियस सिलेंडर का अगर रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जाएगी, कम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, कम। ये पहली एप्लीकेशन थी किसकी, गाज लॉ की। दूसरी भी बिल्कुल सेम, यहाँ हमने एक लाइन चार्ज लिया था, वहाँ हम क्या लेंगे, एक शीट। लाइन चार्ज था तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा आई, अगर शीट लेंगे तो वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा। लैम्डा किसके बराबर था, क्यू अपॉन एल, और सिग्मा किसके बराबर होगा, क्यू अपॉन एस। क्लियर। तो देखते हैं, और उसकी भी अगर आपने डायग्राम अच्छे से समझी, बाकी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इधर ध्यान देना, दूसरी एप्लीकेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इन्फिनाइट, थिन ये सरफेस नहीं बीच में काटा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज। इधर आपने डायग्राम समझी, बाकी सेम क्वेश्चन पिछले जैसा, थोड़ी सी चेंज आएगी, वहां सिलेंडर था तो यहाँ क्या है, शीट। इधर ध्यान देना, अगर हम ऐसे एक शीट ले लें, ये हमने एक क्या ले ली, शीट। अब जैसे पेज है उसके अंदर एक पेन, आप पेन को आर पार कर दो, ठीक है। ऐसे ये शीट है, यहाँ एक सिलेंडर लूंगा मैं, क्या लूंगा, सिलेंडर, ये, और ये सिलेंडर इस शीट के क्या है, आर पार है। मतलब अगर आप एक पेज लें और उसके अंदर पेन ऐसे सीधा रखें पेज, और उसको पेन क्या कर दें, उसके आर पार कर दें, ठीक है, ऐसे सिलेंडर को आर पार किया हुआ, और इस शीट के ऊपर हम क्या रखेंगे, क्या रखेंगे भाई, चार्ज रखेंगे। ध्यान देना, खाली डायग्राम समझ गए आप, समझ गए तो बस सब समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ऐसे छोटा सा एरिया, ये एरिया, एक मिनट मैं थोड़ा इसको सेट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। इधर ध्यान देना, सिलेंडर बना देते हैं ऐसे छोटा सा, ये आ गया आपका ऐसे, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, चार्ज है, ठीक है। ये मैं चार्ज रख देता हूँ हर जगह पर, थोड़ा मैं कम कम रख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ बीच में कुछ लिखना है। इधर यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है आर, और यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है आर, टोटल लेंथ कितनी हो गई, कितनी हो गई, आर प्लस आर 2r, और पूरी इस सिलेंडर हो गया, ठीक है। अब देखिए शीट है, पहले ऐसे लाइन चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर की तरफ भी हो सकती है और क्या, नीचे की तरफ भी हो सकती है। जैसे मैंने वो डायग्राम ऊपर की तरफ बनाई, आप नीचे की तरफ भी बना सकते थे। अब देखिए शीट है, तो इधर ध्यान देना, शीट है, ये शीट है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस तरफ होगी या इस तरफ, ठीक है। इधर ध्यान देना, अब ये जो एरिया है, ये क्या है आपके पास, ds, ये एरिया है आपके पास क्या, ds। अब देखिए शीट थी ऐसे,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी और क्या इस तरफ, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगी क्या, ई वेक्टर। जे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी क्या, ई वेक्टर। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस पॉइंट पर, ये मैं इसको थोड़ा डार्क करता हूँ, इस पॉइंट पर ये आपका इस पॉइंट पर आ गया क्या, डी एस वेक्टर, और ये आपका आ गया क्या, ई वेक्टर, और ये पॉइंट है आपका क्या, पी। ठीक है, अब इधर ध्यान देना अच्छे से। अब फिर से हमने इसको 3 हिस्सों में तोड़ा, ये आ गया आपका S1, ये जो पॉइंट P है ये आपका आ गया S2, और ये आपका आ गया क्या, S3। ठीक है, क्या क्या आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया आपका S1, ये आपका आ गया S2, और ये आपका आ गया क्या, S3। इधर ध्यान से सुनना, इस बार पहले वाले में क्या था, लाइन चार्ज था, इस बार हमने चार्ज एक शीट के ऊपर रखा हुआ है। क्या कंसीडर करेंगे, थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा, और सिग्मा किसके बराबर होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ना Q, सिग्मा किसके बराबर, Q अपॉन S, एप्सिलॉन नॉट नहीं, सॉरी। इधर ध्यान सुनना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी किस पॉइंट पर, P पर, किसकी वजह से, P पर, और कितने डिस्टेंस पर, R पर, किससे, फ्रॉम द शीट। हमने कंसीडर किया एक सिलेंडर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, DS, अराउंड, देखो अराउंड P, देखो P भी इसी पॉइंट के ऊपर है, अराउंड क्या, P, और लेंथ इसकी कितनी है सिलेंडर की, 2R, और पाइसरिंग, PIRCI, पाइसरिंग थ्रू द शीट। पाइसरिंग थ्रू द शीट क्या मतलब है कि जो सिलेंडर है वो शीट के क्या है, आर पार है। जैसे हम एक पेज लें और उसके अंदर पेन को डाल दें एक साइड से, तो पेन बीच में ऐसे पेज में अटक जाएगा, उसको बोलते हैं क्या, पाइसरिंग थ्रू द शीट। क्लियर। अब अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं S1, ये वाला S1 देखो इधर, यहाँ ई वेक्टर और डी एस वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब थीटा क्या होगा, 0, थीटा क्या होगा, 0। S3 में देखिए ई वेक्टर और डी एस वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में, थीटा क्या होगा, 0। S2 में देखिए डी एस ऊपर की तरफ और ई वेक्टर आपका इस तरफ, और यहाँ क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर, इसका मतलब S2 में थीटा आपका क्या होगा, 90 डिग्री। बस यही है, बाकी बहुत आसान। ठीक है, अब आपको समझ आया होगा कि यहाँ क्यों 90 डिग्री, यहाँ क्यों 0 है, क्योंकि ई वेक्टर डी एस वेक्टर सेम डायरेक्शन में, यहाँ क्यों 0 है, ई वेक्टर डी एस वेक्टर सेम डायरेक्शन में, और यहाँ क्यों 90 डिग्री है, ई वेक्टर डी एस वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। क्लियर। इधर कंसीडर अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वेयर सिग्मा किसके बराबर, Q अपॉन S। Let us calculate electric field intensity at point P at a distance R from the sheet. कंसीडर करेंगे एक सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है उसका, DS, अराउंड P ऑफ लेंथ 2R पाइसरिंग थ्रू द शीट। वो डायग्राम आप वहाँ से देख सकते हैं, यहाँ बनी हुई है। अब ध्यान दें, बिल्कुल बिल्कुल बहुत आसान, पिछला वाला समझ है तो ये तो है ही कुछ नहीं फिर। ठीक है, इधर देखिए, ये डायग्राम आपकी बना सकते हैं आप यहाँ से भी। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्लोज इंटेग्रल S E वेक्टर डॉट ds किसके बराबर, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्प्लिट S इनटू 3 कंपोनेंट्स, S1 इंटीग्रेशन S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन S3 E वेक्टर डॉट ds किसके बराबर, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करूँगा, आपको पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं, क्या करूँगा, डॉट को हटाऊँगा, इंटीग्रेशन S1 EDS cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन S2 EDS cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन S3 EDS cos थीटा किसके बराबर, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S1 में थीटा क्या है, 0, S2 में थीटा क्या है, 90 डिग्री, और S3 में थीटा क्या है, 0। ये डायग्राम से मैंने अभी आपको बताया, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन S1 EDS cos 0 डिग्री, इंटीग्रेशन S2 EDS cos 90 डिग्री, इंटीग्रेशन S3 EDS cos 0 डिग्री, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इधर हमें पता है, यहाँ आप लिख भी सकते हैं, cos 90 किसके बराबर, 0 के, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा, और cos 0 डिग्री किसके बराबर, 1 के। इसका मतलब S1 बचेगा और S3 बचेगा, और 2 वाला क्या हो जाएगा, 0, 0 वाला हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका, क्या इंटीग्रेशन S1 EDS
प्लस 0 प्लस इंटीग्रेशन S3 EDS और किसके बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E बाहर आ जाएगा, E बाहर आ जाएगा, इधर देखिए एक बता रहा हूँ, E बाहर आ जाएगा आपका, इधर ध्यान दें, S1 और क्या DS, ये और ये कैंसिल, क्या बच जाएगा E और साथ में क्या S, दूसरे का भी ऐसे बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा ES ऐसे लिख के बता देता हूँ, ES प्लस ES किसके बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ES प्लस ES, 1 प्लस 1 कितने 2ES किसके बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई परेशानी, हमें E निकालना है तो E किसके बराबर होगा, बोलो Q अपॉन 2E नहीं E नहीं E नहीं S Q अपॉन 2S एप्सिलॉन नॉट। और आप पढ़ के आए हैं Q अपॉन S किसके बराबर, सिग्मा के बराबर, तो क्या आ जाएगा E किसके बराबर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब इधर ध्यान दें, आपके माइंड में एक चीज़ आ सकती है, सर क्या जो पिछले वाले में हमने पढ़ा था E ये DS S1 जहाँ वहाँ जो भी आया था, आपने इसकी जगह लिख दिया एरिया। भाई इस केस में सर आपने इंटीग्रेशन को कैंसिल कर दिया, क्यों भाई, वहाँ सिलेंडर था लेकिन ये शीट है, ऐसा अभी तक कोई फार्मूला है नहीं, शीट ऑफ द एरिया ऑफ द शीट, ठीक है, तो इसलिए ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल करके ही सॉल्व होगा। ओके, इधर देखें, यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है, तो क्या आ गया, ये यहाँ आ गया, हमें पता है Q अपॉन है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो E किसके बराबर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक शीट, और थिक का क्या मतलब होता है बताओ, थिक का क्या मतलब होता है, थिक का मतलब होता है मोटी शीट। लेट अस सपोज दैट जो मोटी शीट है वो दो पतली शीट से बनी हुई है, किन से, दो पतली शीट से बनी हुई है। एक शीट का अभी हमने निकाला क्या क्या निकाला हमने, ई किसके बराबर बोलो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये निकाला, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिक शीट, ये स्पेशल केस है, कई बार पेपर में आता है कि भाई थिन शीट का, देखो थिन शीट का यहाँ तक है, बोले निकालो थिक शीट का, तो आगे हमें कुछ नहीं करना, आगे बहुत आसान है, ठीक है। पहले यहाँ तक पूरा निकालना है, ये डायरेक्ट नहीं कि वो क्वेश्चन लिखना है और यहाँ से इतना छोटा सा लिख देना, नहीं गलत हो जाएगा, पूरा निकालने के बाद फिर ये निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक शीट, अ थिक शीट कैन बी कंसीडर्ड टू मेड अप ऑफ टू थिन शीट, ठीक है। ई थिक शीट किसके बराबर हो जाएगा, ई थिन शीट प्लस ई थिन शीट। ई थिक शीट हमने कंसीडर किया है, जो मोटी शीट है वो दो पतली शीट की बनी हुई है, तो इसका मतलब ई थिक शीट मोटी शीट किसके बराबर होगी, एक थिन शीट प्लस दूसरी थिन शीट। ई थिक शीट देखो, एक थिन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये थी, दूसरी की भी यही है, तो देखो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 प्लस 1 कितना 2, तो क्या आ जाएगा 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 और 2 कैंसिल, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिक शीट क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगी। कई बार पेपर में पूछ सकते हैं कि भाई थिन शीट की फाइंड की है तो थिक शीट की भी फाइंड करके बताओ। क्लियर, ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीटली बेस्ड हैं किसके ऊपर, डायग्राम के ऊपर, और डायग्राम को ध्यान से समझा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं। क्लियर, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इधर ध्यान दें। फिर से बता देता हूँ, अगर जैसे ई वेक्टर और डी एस वैक्टर ऐसे परपेंडिकुलर हैं तो थीटा क्या आएगा 90 डिग्री, और कहीं अगर सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो क्या आएगा थीटा 0 डिग्री। तो ये दो एप्लीकेशन थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसकी, गॉस लॉ की। नेक्स्ट आपको इसकी तीसरी एप्लीकेशन पढ़ाई जाएगी, और 1-2 लेक्चर में आपका थर्ड सब यूनिट खत्म हो जाएगा, फिर हम फोर्थ सब यूनिट शुरू करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि एंडिंग जुलाई तक हम पहला चैप्टर ख़त्म कर लें और दूसरा शुरू करें। ओके, थैंक यू।